स्वागत है आप सबका हमारे और आप सबके खूबसूरत से चैनल हिंद कॉन्सेप्चुअल एकेडमी में। दोस्तों आज के इस नए वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th की मैथ, और वो भी 11th की मैथ का पहला चैप्टर जिसका नाम है सेट। क्या होता है सेट, इसके बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आज वीडियो में सीखने वाले हैं। तो कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए ताकि हमारे साथ आप भी नोट बनाते रहिए और चीज़ों को समझते हुए पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इस चैप्टर में हर एक चीज़ को कवर करेंगे जिससे आपको कोई डाउट ना रह जाए। सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज शुरू करते हैं वीडियो को जल्दी से जल्दी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम जानते हैं कि सेट क्या होता है। सबसे पहले तो हमें यही सीखना है कि सेट होता क्या है, मतलब जो हम पढ़ने वाले हैं समुच्चय, तो समुच्चय होता क्या है जो मैं बता देता हूँ। सेट का बस एक्चुअल में मीनिंग ये है कि बहुत सारी ऐसी वस्तुओं का कलेक्शन, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन जो वेल डिफाइन हो। कैसे हो? वेल डिफाइन। वेल डिफाइन होने का मतलब ये होता है कि उसमें कोई भी डाउट ना हो, अच्छी तरीके से वो डिफाइन की गई हो, उनके अंदर जो ऑर्डर हो वो भी अच्छा हो, मतलब अच्छे, मैं एक कह सकता हूँ कि स्पष्ट रूप से सुपरिभाषित हो, सुस्पष्ट हो, और एक प्रकार से जो वस्तुओं का कलेक्शन है वो वेल डिफाइन हो। कैसा हो? वेल डिफाइन होना चाहिए। तो उसे हम क्या कहते हैं? सेट बोल देते हैं। मतलब कह सकता हूँ ए वेल डिफाइन कलेक्शन, ए वेल डिफाइन कलेक्शन, a well defined collection of objects is called set। यानी बहुत सारी ऐसी ऑब्जेक्ट जो वेल डिफाइन है उनका जो कलेक्शन है उसे हम क्या कहते हैं? सेट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सेट कह देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको समझाऊं तो जैसे कक्षा के सभी विद्यार्थियों का कलेक्शन, बहुत सारे जैसे विद्यार्थी होते हैं क्लास में, अगर उनका हम कलेक्शन लेते हैं तो ये क्या है? वेल डिफाइन है, क्योंकि हमको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी है कि किसी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो इसे हम सेट मान सकते हैं। लेकिन अगर मैं यही कहूँ कक्षा के होनहार छात्रों का संग्रह, मतलब जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं कक्षा के अंदर, उनका कलेक्शन अगर मैं क्लास के बच्चों का लूँ तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट के दायरे में नहीं आएगा। सेट क्या कहता है कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन ही सेट कहलाता है। लेकिन अगर आप कक्षा के इंटेलिजेंट स्टूडेंट देखने जाते हो तो आप इंटेलिजेंसी तो वेरी करेगी, आप नहीं बता पाओगे कौन स्टूडेंट ज़्यादा इंटेलिजेंट है और कौन स्टूडेंट कम इंटेलिजेंट है। जबकि सेट क्या कहता है कि वेल डिफाइन होना चाहिए, वेरिएशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ मुंशी प्रेमचंद्र के अच्छे नॉवेल्स का कलेक्शन। अब भाई मुंशी प्रेमचंद्र के अच्छा नॉवेल्स कौन सा है? जो मुझे अच्छा लगेगा वो मेरे लिए अच्छा है, जो आपको अच्छा लगेगा वो आपके लिए अच्छा है, तो ये भी वेल डिफाइन नहीं है, तो ये भी सेट नहीं कहा जा सकता। लेकिन यही बात अगर मैं कहता कि मुंशी प्रेमचंद के नॉवेल्स का कलेक्शन, मैंने अच्छा वर्ड हटा दिया, केवल मैंने कहा मुंशी प्रेमचंद के केवल नॉवेल्स का कलेक्शन, केवल नॉवेल्स का कलेक्शन, तो ये वेल डिफाइन है, क्योंकि हमको पता है मुंशी प्रेमचंद के कौन कौन से उपन्यास हैं। ठीक है, गबन है, गोदान है, प्रेमाश्रम है, वरदान है, सेवा सदन है, तो ऐसे हमको बहुत सारे उनके नॉवेल्स के बारे में पता है, वेल डिफाइन है, तो हम कहेंगे ये क्या है? सेट है। ये क्या है? सेट है। तो सेट की डिफिनीशन आपको समझ में आई होगी कि ए वेल डिफाइन होना चाहिए, अच्छे से डिफाइन होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ भारतीय टीम के होनहार बॉलर का समुच्चय, संग्रह, तो ये समुच्चय नहीं है, बिकॉज क्योंकि बॉलिंग कोई भी अच्छा कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि वो कैसा खेल परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब मैं अगर यही कह दूं कि भारतीय क्रिकेट टीम के बॉलरों का संग्रह, तो ये बात समुच्चय में आ सकती है, क्योंकि बॉलर तो हमको पता है कि इंडियन क्रिकेट टीम में कौन कौन से बॉलर हैं, कौन कौन से बैट्समैन हैं, कौन से ऑलराउंडर हैं। लेकिन अगर मैं बेस्ट वर्ड जोड़ देता हूँ कौन सा बेस्ट है, तो वी कैन नॉट डिफाइन कौन बेस्ट होगा कौन खराब होगा, वो तो डिपेंड करता है कि आप कैसा परफॉर्मेंस करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेट की डिफिनीशन समझ में आई होगी, और दो चार मैंने एग्जांपल भी आपको समझाए हैं। वेरिएशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अच्छे से क्या होना चाहिए? डिफाइन होना चाहिए। अगर वेरिएशन कहीं भी दिख गया तो वो सेट की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो आपको अच्छे से समझ में आया कि सेट क्या होता है। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। उम्मीद करता हूँ सेट की डिफिनीशन और उसके एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। अब सेट के अंदर हम जो अच्छी अच्छी चीज़ें देखने वाले हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेट के अंदर और हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सेट। प्रेजेंटेशन ऑफ एनी सेट मतलब किसी भी सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले इसके नियम होते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर ये कहता है कि सेट को अगर आप लिख रहे हैं तो सेट को कभी हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो लिख सकते हो एनी सेट इज रिप्रेजेंटेड बाई
कैपिटल लेटर, हमेशा किसी सेट को काहे से आप लिखोगे, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करोगे। कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करोगे। दूसरा अभी मैं समझा रहा हूँ, ये तीनों जितने मैं पॉइंट लिखूंगा अभी एक अच्छे से आपको समझा दूंगा। सेकंड पॉइंट ये है कि द एलिमेंट ऑफ द सेट, द एलिमेंट ऑफ द सेट, द एलिमेंट्स ऑफ द सेट सेट इज रिप्रेजेंटेड इन स्मॉल लेटर, इन स्मॉल लेटर मतलब किसी भी सेट के जो हम लेटर से लिखेंगे, मतलब किसी सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं, भाई हम सेट को कैपिटल लेटर में लिखेंगे और उसके अंदर जो एलिमेंट लिखेंगे वो हमेशा काहे में लिखेंगे, रिप्रेजेंटेड इन स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर का मतलब है छोटे अक्षरों में हम उनको लिखेंगे। थर्ड, द एलिमेंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट इज केप्ट इन करली ब्रैकेट। कहाँ रखे जाते हैं, करली ब्रैकेट में। मतलब हम कहना ये चाहते हैं कि कोई भी सेट अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हो आप तो सेट को हमेशा हम करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। करली ब्रैकेट कैसा होता है, कुछ इस प्रकार देखने में आपको लगता है, जिसको आप मंझला ब्रैकेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मंझला ब्रैकेट, करली ब्रैकेट। क्या बोलते हैं इसको, करली ब्रैकेट भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, करली ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, एक बार इधर से क्लोज, एक बार उधर से क्लोज, इसे बोलते हैं करली ब्रैकेट बोलते हैं। तो 3 पॉइंट हमने सीखे कि एनी सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। किसी भी सेट को हम कहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। द एलिमेंट्स ऑफ द सेट मतलब किसी भी सेट का जो एलिमेंट रहेगा, एलिमेंट मतलब उस सेट के अंदर जो मेंबर रहेंगे, ठीक है, उनको कहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। कहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों, स्मॉल लेटर से, और सेट को कैपिटल लेटर से। और द एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट इज रिकेप्ट इन, जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा किसके अंदर लिखे जाते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। करली ब्रैकेट मैंने बता दिया कैसे बनता है, ये है आपका करली ब्रैकेट, ये करली ब्रैकेट है। ये कौन सा ब्रैकेट है, इसे करली ब्रैकेट बोलते हैं, यानी मंझला ब्रैकेट बोलते हैं। सारे एलिमेंट इसी के अंदर लिखे जाते हैं। 3 बातों का हम बहुत ध्यान रखेंगे कि सेट को कैपिटल लेटर में लिखेंगे, उसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर में लिखेंगे, और किसी भी सेट को करली ब्रैकेट से लिखा जाता है। ठीक है, तो मैं इतना हटा रहा हूँ, चाहो तो आप इस बात को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो तुरंत ले लीजिए। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं कि अब हमको क्या देखना है। रिप्रेजेंटेशन तो समझ में आया कि किसी सेट में 3 बातों का विशेष ध्यान रखते हुए फिर सेट को डिफाइन करना है। देखिए, सेट चैप्टर बहुत ईजी है, लेकिन अब बच्चा गलती कहाँ करता है, ज़्यादातर वो गलती यही कर देता है कि बेसिक नहीं सीखता है, वो डायरेक्ट उसके क्वेश्चन करने लगता है। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन करने लगोगे तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी। थोड़ा आपको बेसिक सीखना पड़ेगा कि सेट को लिखते कैसे हैं, सेट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सेट के अंदर करली ब्रैकेट क्यों यूज करते हैं, इसके अंदर बिलोंग्स टू क्या होता है, नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है, यूनियन इंटरसेक्शन, डायरेक्ट नहीं जाएंगे हम लोग क्या करेंगे, पहले इनका बेसिक नॉलेज से इकट्ठा करेंगे। ठीक है, अब मैं बता देता हूं कि किसी भी सेट में कुछ सिंबल्स यूज होते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, सेट को समझाने के लिए कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है। तो द इम्पोर्टेंट सिंबल, हम कुछ सिंबल्स का मतलब समझेंगे। इम्पोर्टेंट symbol to represent a set, to represent ए सेट। अब किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बहुत बड़ी लैंग्वेज तो लिख नहीं सकते हैं, तो उस लैंग्वेज से बचने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ शॉर्ट सिंबल का यूज करेंगे। ठीक है, उन सिंबल्स की मदद से हम कुछ लाइनें लिखने से बच जाएंगे। होता क्या है, कभी कभी आपको जब मैथ सॉल्व करना होता है तो बहुत सारे ऐसे सिंबल्स हैं जिनके लिए हम क्या करते हैं, उनके बहुत सारे स्टेटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, सिंबल लिख देते हैं। जैसे मैं कुछ सिंबल लिखना जा रहा हूँ। पहला सिंबल ये देखिए, कुछ इस प्रकार सिंबल दिखेगा, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। इसे क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू। ये क्या बताता है, बिलोंग्स टू को बताता है, बिलोंग्स टू को बताता है। दूसरा सिंबल, अगर इसी बिलोंग्स टू को मैं कट कर देता हूं तो इसे कहते हैं नॉट बिलोंग टू। ये किसको बताता है, नॉट बिलोंग टू, नॉट बिलोंग टू। थर्ड सिंबल आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा यू के टाइप का, इसे कहते हैं यूनियन ऑफ सेट। क्या बोलेंगे, यूनियन ऑफ सेट्स। समझते चलेंगे। चौथा सिंबल कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेगा, यूनियन का उल्टा देखने को मिलेगा, जिसे आपको कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। समझते चलिएगा बहुत अच्छे से, बहुत आसान समझ में, बिल्कुल आसानी से आपको ये समझ में आएगा कि 3 से 4 वीडियो में आपका पूरा सेट कंप्लीट कर दूंगा। पांचवा, और भी आपको सिंबल्स देखने को मिलेंगे। जैसे आपको यहाँ एक सिंबल फाई देखने को मिलेगा। हम भाई फाई का मतलब आगे चल के बताएंगे जब आगे समझेंगे टाइप्स ऑफ सेट। तो इसे कहते हैं एम्प्टी सेट।
क्या बोलते हैं इसे, ये सिंबल है किसका, एम्प्टी सेट का सिंबल है। अभी बताऊंगा एम्प्टी सेट क्या होता है, जब हम टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे तो वहीं बताऊंगा एम्प्टी सेट क्या होता है। बस इसका रिप्रेजेंटेशन याद रखना, इसे फाई से लिखते हैं, काय से लिखते हैं, फाई से लिखते हैं। तो इसका मतलब है बिलोंग्स टू, इसका मतलब है नॉट बिलोंग टू, इसका मतलब है यूनियन ऑफ सेट, इसका मतलब है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इसका मतलब है एम्प्टी सेट। अब हम कुछ नंबर से रिलेटेड बात देख लेते हैं, ठीक है। ये तो कुछ सिंबल्स हो गए, बेसिक सिंबल हो गए, जिनका यूज अभी हम क्वेश्चन करते समय समझ में आएगा कि कैसे ये बिलोंग टू होगा, कैसे नॉट बिलोंग टू होगा, कैसे यूनियन निकलेगा, कैसे इंटरसेक्शन निकलेगा और कैसे हम फाई को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इंडिया का स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर हम आगे बताते हैं। देखिए चीज़ें को नोट करते रहिएगा, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आने वाली, पूरा कोर्स आपको मैं समझाने वाला हूँ। नेक्स्ट 6 नंबर आपको लिखा मिल सकता है एन। एन का मतलब है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या मैं कहेंगे इसको, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो आप जानते हैं क्या होता है, ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं इनफाइनाइट तक जानते हैं, यानी +1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स मैं दिखाता हूँ कैसा हो सकता है। ये कैपिटल एन, अब सेट को लिखोगे तो करली ब्रैकेट से लिखोगे, तो कौन सा एलिमेंट पहले आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, डॉट डॉट डॉट। ये किसका सेट है, नेचुरल नंबर का। अभी मैंने 3 प्रॉपर्टी बताई थी, अब ये 3 प्रॉपर्टी फिर से आप रिमाइंड करिए। मैंने प्रॉपर्टी नंबर 1 बताई थी कि किसी भी सेट को काहे से लिखते हैं, कैपिटल लेटर से लिखते हैं। बताओ कैपिटल एन मैंने यूज किया, क्यों यूज किया, क्योंकि किसी भी सेट को हम स्मॉल लेटर से नहीं लिखते हैं। फिर मैंने कहा था कि हमेशा सेट को करली ब्रैकेट में लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, करली ब्रैकेट में। ये सब सेट के एलिमेंट है, ये किसी भी सेट के क्या है, एलिमेंट है। 1 2 3 4 ये सभी सेट के क्या है, एलिमेंट है। और ये क्या है, करली ब्रैकेट है। करली ब्रैकेट के अंदर ही सभी एलिमेंट्स को हम रखते हैं और कैपिटल लेटर से किसको लिखते हैं, किसी भी सेट को लिखते हैं। तो ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। दूसरा लिखिए 5 नंबर, ये हो गया 6 नंबर। अब 7 नंबर, 7 नंबर आर, या आर से पहले मैं आपको दिखाता हूँ आई। आई क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर नंबर, सेट ऑफ इंटीजर नंबर, सेट ऑफ इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होते हैं, आपको पता होगा। इंटीजर नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसमें मतलब नेचुरल पॉजिटिव भी इंक्लूड होता है और निगेटिव भी इंक्लूड होता है, ठीक है। मतलब पॉजिटिव भी कंसीडर किया जाएगा और निगेटिव भी कंसीडर किया जाएगा। तो इसका सेट आप बना सकते हैं, -0 भी चलेगा, 1 2 3 डॉट डॉट इधर चलेगा और बैक साइड भी चलेगा, -1 -2 -3, ठीक है। ये क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर होता है, सेट ऑफ इंटीजर होता है। अच्छे से याद रखना, ये क्या है, सेट ऑफ इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होते हैं, जो पॉजिटिव भी हो और निगेटिव भी हो, साथ में 0 भी इंक्लूड किया जाए, ठीक है। तो ये सेट हो गया, सेट ऑफ इंटीजर नंबर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, डब्लू क्या होता है, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। अब होल नंबर और नेचुरल नंबर में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में कंफ्यूज ना हो। सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर का मतलब होता है पूर्णांक, ठीक है। होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, डब्लू से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ होल नंबर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओनली क्या होता है, देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, जबकि सेट ऑफ होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, यानी 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया सेट ऑफ होल नंबर। जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, जबकि सेट ऑफ होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा। इंटीजर तो आप जान ही गए हैं कि इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं और निगेटिव नंबर भी इंक्लूड होते हैं। इतने को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि हमें आगे अच्छे से काम आने वाला है, ठीक है। चलिए इतना नोट कर लीजिए। अब जो हम सबसे अच्छा एक और पढ़ने वाले हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि ये जो रियल नंबर का सेट होता है। अब हम पढ़ने वाले सेट ऑफ रियल नंबर, 8 तक हो गया था, अब 9 नंबर आर क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। देखिए सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर वो सारे नंबर आ जाते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर वो सारे नंबर्स आ जाते हैं जो कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, जिनके अंडर रूट में कोई निगेटिव साइन आता है, उन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ठीक है। अगर अंडर रूट में कोई निगेटिव नंबर आता है तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अगर हम इस नंबर को छोड़ दें, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ दें, यानी रूट के अंदर माइनस वाले नंबर को छोड़ दें, तो दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं वो सब हमारे क्या हैं, रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर है। तो रियल नंबर का अगर मैं सेट बनाना चाहूँ तो ये -∞ से लगा करके +∞ तक जाता है, यानी -∞ से +∞ के बीच जितने नंबर्स आएंगे वो सब क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हमको करनी है ही नहीं। रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट रहते हैं, क्योंकि ये कभी एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। रियल नंबर अलग पार्ट है और कॉम्प्लेक्स नंबर एक अलग पार्ट है। तो समझ में आया कि आर का मतलब होता है सेट ऑफ रियल नंबर, और सेट ऑफ रियल नंबर होता है -∞ टू +∞, ठीक है। अच्छा मैं एक बता देता हूँ कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ये 3-4 ब्रैकेट में। कभी देखिए आपको ये स्मॉल ब्रैकेट देखने को मिलता है और कभी कभी आपको एक क्लोज ब्रैकेट देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या होता है, मान लो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में एक दो
नंबर्स लिख रहा हूँ ए एंड बी, और मैं कैपिटल और मैं क्लोज ब्रैकेट में इसे क्लोज ब्रैकेट पढ़ेंगे, इसे बोलेंगे ओपन ब्रैकेट, इसे बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, इस स्मॉल ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। तो ये हो गया ओपन ब्रैकेट, और इस कैपिटल जो बड़ा ब्रैकेट है यानी इसको जो कैपिटल ब्रैकेट बोलते हो इसे बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, क्लोज्ड ब्रैकेट। अब क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है ये ध्यान से समझ लो, बच्चे कंफ्यूज रहता है कि कहीं कहीं ओपन ब्रैकेट लिखा होता है, कहीं कहीं क्लोज ब्रैकेट लिखा होता है। इसका मतलब बस समझ लो। देखिए अगर ओपन ब्रैकेट लिखा है तो इसका मतलब है कि ए और बी पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, मतलब ए और बी को आपको लेना नहीं है। लेकिन अगर यही बात क्लोज ब्रैकेट में लिखी गई है, जैसे ये मैंने दिखाई दिया है, ठीक है, ये क्लोज ब्रैकेट है, तो इसका मतलब है कि ए और बी पे भी डिफाइंड है और इसके बीच जितने नंबर है उस पर भी फंक्शन डिफाइन है। बात को समझो, ध्यान से सुनो। अगर कहीं ओपन ब्रैकेट है तो इसका मतलब है कि जो नंबर, जो इनिशियल और फाइनल नंबर दिया गया है ये इसके ऊपर फंक्शन डिफाइन नहीं है अगर ओपन ब्रैकेट है। लेकिन अगर क्लोज ब्रैकेट है इसका मतलब है कि ए पर भी डिफाइन है, बी पे भी डिफाइन है, और इसके बीच में जितने नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं करोड़ों अरबों, उस पे भी फंक्शन क्या है, डिफाइन है। फंक्शन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। देखो मैंने माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी को ओपन ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब समझ लो क्यों मैंने इसे ऐसा किया है, क्योंकि कोई भी फंक्शन इन्फिनिटी पे डिफाइन नहीं हो रहा है, यानी इन्फिनिटी नहीं लेना है, ना तो प्लस इन्फिनिटी लेना है ना माइनस इन्फिनिटी लेना है, केवल रियल नंबर में इसके बीच के नंबर्स लेना है, ठीक है। इसीलिए मैंने क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाया, इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि इन्फिनिटी का कोई वैल्यू नहीं होती। इन्फिनिटी का मतलब है वी कैन नॉट से एनीथिंग, हम कुछ नहीं कह सकते इन्फिनिटी के बारे में, इसीलिए मैंने इसे ओपन ब्रैकेट में लिखा है। तो इन्फिनिटी ऑलवेज किस में लिखा जाता है, इन्फिनिटी उसमें ओपन ब्रैकेट में लिखा जाता है। अच्छा कभी कभी बच्चे देखते होंगे कि कुछ इस प्रकार भी ब्रैकेट लिखा होता है, मतलब एक तरफ क्लोज लगा रहता है और एक तरफ ओपन, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसका मतलब क्या होता है सर। तो ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि फंक्शन ए पे भी डिफाइंड है और इसके बीच के सभी पॉइंट पे डिफाइंड है, लेकिन वो बी पे डिफाइंड नहीं है। मैंने अभी बताया कि ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि ए और बी पे डिफाइंड नहीं है, इसके सभी पॉइंट से डिफाइंड है लेकिन ए और बी पे डिफाइंड नहीं है। जबकि क्लोज का मतलब क्या है कि ए और बी पे डिफाइंड है और इसके बीच के सभी नंबर्स पे डिफाइंड है। लेकिन अगर एक बार ओपन लगा हो, एक बार ओपन लगा हो और एक तरफ क्लोज लगा हो, तो इसका मतलब है क्लोज वाले पे तो डिफाइंड है लेकिन ओपन वाले पे डिफाइंड नहीं है, और इसके बीच के सभी नंबर्स पे भी फंक्शन डिफाइंड है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि ओपन ब्रैकेट क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट क्या होता है, सेमी क्लोज सेमी ओपन क्या होता है, और मैंने माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी को मैंने ओपन ब्रैकेट में ही क्यों लिखा, क्लोज ब्रैकेट में क्यों नहीं लिखा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा अच्छे से। आज से डाउट आपका पूरा खत्म हो गया होगा ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट और सेमी ओपन और सेमी क्लोज ब्रैकेट का। तो मैं हटा रहा हूँ और आगे फर्दर अपने लेक्चर की बात करता हूँ, जो हमारा मेन टॉपिक है उसके ऊपर मैं चर्चा करता हूँ, ठीक है। मेरा मेन टॉपिक है सेट को सीखना। देखिए ब्रैकेट तो आप समझ गए हैं, लेकिन हमारा मेन मकसद क्या है, मेरा सेट को अच्छे से समझना, ठीक है। तो सेट में जो इस्तेमाल होने वाले सिंबल थे मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं, आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब उम्मीद करते हैं कि आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं बुक के अंदर वो कर पाओगे, ठीक है। तो हम इसी क्रम में आगे चलते हैं, एक आधा क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। ऐसे एक क्वेश्चन हमें दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा हूँ, विच वन इज रॉन्ग। क्या छाटना है, विच वन इज फॉल्स, विच वन इज फॉल्स। मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप का, विच वंस इज फॉल्स। जैसे मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 1 बिलोंग्स टू 1 2 3, बी ऑप्शन आपके पास है 2 बिलोंग्स टू 3 4 5, ठीक है। सी ऑप्शन आपके पास है 4 बिलोंग टू 1 2 3 4, और डी आपके ऑप्शन है 5 बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 6। आपको बताना है किसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो रॉन्ग है। मतलब बिलोंग्स टू का तो आप मतलब समझ ही गए हैं, बिलोंग्स टू का मतलब है कि वो एलिमेंट उस सेट से बिलोंग कर रहा है, सेट यानी उस सेट का मेंबर है। बिलोंग टू का मतलब है कि वो जो एलिमेंट है वो उस सेट का क्या है, मेंबर है। देखिए क्या कह रहा है कि 1 1 2 3 का मेंबर है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमको तो छांटना है फॉल्स, यानी कि ये वाला हमारा राइट आंसर नहीं हुआ। फिर कह रहा है 2 बिलोंग्स टू 3 4 5, क्या 2 3 4 5 को बिलोंग कर रहा है, नहीं बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 2 3 4 5 का मेंबर नहीं है। इसका मतलब है हमारा इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत नॉर्मल था और एक्सरसाइज 1.1 में ऐसे ही बेसिक नॉर्मल क्वेश्चन दिए गए, ज़्यादा कुछ ज़्यादा घुमा करके नहीं दिया गया, ठीक है। लेकिन सेट के बारे में ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस टाइप के आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अच्छा मैं एक क्वेश्चन इस पर ऑप्शन अगर सेट करना चाहूँ तो क्वेश्चन नंबर 2 में एक और ले लेता हूँ। चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं 2 क्वेश्चन इस पर करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में ले रहा हूँ, विच वन इज राइट, विच वन इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट कर लीजिए, विच वन इज करेक्ट। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है। तो मैं 3-4 ऑप्शन सेट कर रहा हूँ। 1 नॉट बिलोंग्स टू
1 2 3। ऑप्शन नंबर बी सेट कर लीजिए 2 बिलोंग्स टू 1 3 4। ऑप्शन नंबर सी सेट कर लीजिए 3 बिलोंग्स टू 2 3 4 या नॉट बिलोंग टू कर लीजिए। और डी ऑप्शन सेट कर लीजिए 4 बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 और 6। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है और कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है। तो आपको जैसे ही देख रहे हो कि ये कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि 1 नॉट बिलोंग टू 1 2 3, तो ये तो बात पहले ही गलत हो गई, क्योंकि हमको तो करेक्ट ऑप्शन ढूंढना था। ये तो गलत है क्योंकि 1 इसका मेंबर है, लेकिन ये कह रहा है मेंबर नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन सही नहीं हो सकता। फिर कह रहा है 2 बिलोंग्स टू 1 3 4, ऐसा नहीं है, 2 इसको 1 3 4 को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ये कह रहा है 3 नॉट बिलोंग टू 3 2 3 4, इसने कहा कि 3 जो है वो 2 3 4 का मेंबर नहीं है, जबकि मेंबर है 3, देखो इसका मेंबर है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। फिर यहाँ कह रहा है कि 4 इज द मेंबर ऑफ 1 2 3 4 5, ये बिल्कुल ऑप्शन राइट हो जाएगा क्योंकि 4 मेंबर है 1 2 3 4 5 6 का। उम्मीद करता हूँ मैंने आपके सामने 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे हैं और आपको दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से अच्छे से समझ में आया होगा, पूरी एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, नोट करके एक चीज़ लिखिएगा, स्टार बना के लिखिएगा। वैसे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट तुरंत ले लीजिएगा। स्टार बना के ये लिखना है द एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट डू नॉट रिपीट, मतलब जो किसी सेट के एलिमेंट हैं वो कभी भी रिपीट नहीं करने चाहिए। क्या कहना चाहता है, द एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट, किसी भी सेट के, द एलिमेंट ऑफ एनी सेट डू नॉट रिपीट, कभी भी रिपीट नहीं होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि किसी भी सेट के अंदर कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा बार नहीं आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं किसी सेट के अंदर कोई सेम एलिमेंट 2 बार नहीं लिखूंगा, उस एलिमेंट को केवल एक ही बार उस सेट के अंदर लिखा जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जाए तो मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर ABCADC, ठीक है, ये लिखा गया है। ये सेट को लिखने का एक गलत तरीका है, बिकॉज यहाँ पर देखो मैंने A को 2 बार लिखा है, C को भी 2 बार लिखा है, जबकि मैंने यहाँ पर लाइन क्या लिखी है, द एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट डू नॉट रिपीट नहीं करने चाहिए। तो इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, हो जाएगा ABC और D हो जाएगा। यानी कि हम A को एक ही बार लेंगे, B को भी एक बार लेंगे, C को एक बार लेंगे और D को भी एक ही बार लेंगे, एक से ज़्यादा बार नहीं लेंगे। तो ये क्या हो गया, सेट का सही रिप्रेजेंटेशन हो गया, बिल्कुल करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है ABCD। तो इस लाइन को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। अच्छा, एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछता है जो आपके यहाँ क्वेश्चन 1.1 यानी NCERT की बुक में मिल जाएगा। मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन वो ये है, बेसिक सा क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये दिया गया है, उसके अंदर राइट द सेट, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 लिख लीजिए इसे, राइट द सेट for the word mathematics। मतलब मैथमेटिक्स जो एक वर्ड दिया गया है, इसके लिए मुझे सेट बनाना है। क्या बनाना है, इसके लिए एक हमें सेट बनाना है। राइट द सेट फॉर द वर्ड, कौन सा वर्ड दिया गया है, मैथमेटिक्स वर्ड दिया गया है, और इस वर्ड का मुझे सेट लिखना है। क्या लिखना है, सेट लिखना है। तो चलिए मान लेते हैं कि इसका सेट ए है। क्या है, इसका सेट ए है। अब देखो सबसे पहले मैं देखता हूँ, अगर अल्फ़ाबेट का ध्यान रखूँ तो सबसे पहले ए आता है। अब इसमें ए यहाँ भी आया है और ए यहाँ भी आया है, लेकिन हम ए 2 बार नहीं कैलकुलेट करेंगे, 2 को केवल एक बार लिखेंगे। इसका मतलब है पहले क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। फिर अल्फाबेट के हिसाब से बी आता है, जबकि बी इसमें कोई आया नहीं है, तो सी को ढूंढेंगे। हाँ, सी मिल रहा है, सी यहाँ पर है, मैथमेटिक्स में सी यहाँ पर है, और जो कि एक ही बार आया है तो हम इस सी को लिख लेंगे। ठीक है, तो ए हो गया, सी हो गया। इसके बाद क्या आता है, डी आता है, ई आता है। डी तो इसमें मिल नहीं रहा है, ई मिल गया है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है और एक ही बार आया है, तो इसको भी हम लिख लेंगे। ठीक है, रिपीट करेगा तब भी एक बार लिखेंगे, नहीं रिपीट करेगा तब भी एक ही बार लिखेंगे। ई एफ जी एच आई, आई देखो आ रहा होगा। ठीक है, आई कहाँ है, ये एक बार आई आया है तो इसको आई को लिख लेंगे। जे के एल जी एच आ गया। ठीक है, जी एच आई, देखो आई से पहले एच आता है, जो कि एच यहाँ पर भी आया है, तो एच को पहले लिख लेंगे और आई को बाद में लिखेंगे। जी एच आई हो गया। जे के एल एम, फिर क्या आएगा, एम आएगा। एम कितनी बार आया है, 2 बार आया है, लेकिन हम इसे कितनी बार लिखेंगे, ओनली एक बार यूज करेंगे, क्योंकि हमने बता दिया कि सेट में एलिमेंट कभी रिपीट नहीं करेंगे। एम हो गया। फिर एन आएगा, एन है नहीं, एन ओ पी
क्यू आर एस, एस आ गया, देखो यहाँ पर एस एक ही बार आया है, एस को लिख देंगे, उसकी बार आता है टी। देखिए लगभग हमको लग रहा है कि सारे एलिमेंट लिखे जा चुके हैं, एम भी लिखा जा चुका है, ए भी लिखा जा चुका है, टी भी लिखा जा चुका है, एच बी, ई बी, एम बी, ए बी, टी बी, आई बी, सी बी और भी। तो इस मैथमेटिक्स वर्ड का सही सेट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ये हो जाएगा ए सी ई एच आई एम एस टी। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। अगर समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे मुझे मोटिवेशन होगा और मैं जल्द से जल्द आपको ढेर सारे वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तभी वीडियो को लाइक करें, अदरवाइज आपके पास एक और ऑप्शन है डिसलाइक का, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक करिए। चलिए आगे देखते हैं क्या हमको देखना है। तो समझ में आ रहा होगा आपको, मैं क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ, उससे बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझाते जा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि केवल आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, मैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपको करा रहा हूँ। अब मैं एक और चीज़ देखने वाला हूँ, ये तो मैंने बात पहले ही कर ली थी, सिंबल्स के बारे में पहले ही बात कर चुका हूँ। अब सेट का रिप्रेजेंटेशन देखो हमारे यहाँ दो तरीके से किया जाता है। दो तरीके से कौन सा है, एक सेट बिल्डर फॉर्म है और एक टेबुलर फॉर्म है, एक सेट बिल्डर फॉर्म और एक टेबुलर फॉर्म। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट रिप्रेजेंटेशन क्या लिख सकते हैं, सेट रिप्रेजेंटेशन, सेट्स रिप्रेजेंटेशन। हम सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, सेट को कैसे निर्धारित करेंगे। तो यहाँ पर मेरे दो मेथड हैं, पहला है टेबुलर मेथड, क्या है, पहला है टेबुलर मेथड, टेबुलर मेथड, टेबुलर मेथड। दूसरा कौन सा है, सेट बिल्डर फॉर्म, क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। दो मेथड हमारे पास हैं, एक है टेबुलर मेथड और एक है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म भी इसे बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो मेथड हैं। अब ये दोनों मेथड होते क्या हैं जरा हम समझेंगे। दोनों मेथड एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों मेथड एक दूसरे क्या हैं, अपोजिट हैं। जैसे मैं कहूँ मैं सेट लिख रहा हूँ, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। क्या आपको सेट डॉट डॉट मैंने कर दिया है, लास्ट में कुछ नहीं लिखा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। ऐसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने ए बराबर एक सेट लिया है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक लिया है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मुझे नेचुरल नंबर का सेट लग रहा है, क्या लग रहा है, नेचुरल नंबर का सेट लग रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो जो सेट लिखा गया है इस सेट को हम क्या बोलेंगे, ट्यूबुलर फॉर्म बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टेबुलर फॉर्म बोलेंगे। मतलब किसी सेट को उसके एक्चुअल मीनिंग में लिखना, मतलब उसको स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं लिखना है। एक्चुअल में जो सेट के बारे में कहा गया वो सीधे सीधे लिख देना, मतलब नंबर्स के फॉर्म में लिखना, सीधे सीधे जो नंबर्स आएंगे उनके फॉर्म में लिखना है। क्या कहलाता है, टेबुलर फॉर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, टेबुलर फॉर्म कहलाता है। तो ये जो सेट गिवन है, ये सेट किस मेथड में दिया गया है, ये टेबुलर फॉर्म में दिया गया। किस में फॉर्म में दिया गया है, टेबुलर फॉर्म में दिया गया है। और कोई भी सेट टेबुलर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर टेबुलर फॉर्म में दिया होगा तो सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करने को बोलेगा, और अगर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया होगा तो टेबुलर फॉर्म में बदलने को बोलेगा। तो अगर मैं इसको अगर ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है तो इसको हम काहे में चेंज करने वाले हैं, इसको चेंज करने, सॉरी, अगर ये टेबुलर फॉर्म में दिया गया तो इसको चेंज करने वाला हूं मैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम सबसे पहले कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं। जैसे ये पूरा सेट किस पे डिफाइन होगा, किसी एक नंबर के लिए डिफाइंड होगा। तो मान लेते हैं वो एक नंबर है x, तो मान लेता हूँ x सच दैट, क्या है, x पे डिफाइंड है, क्या है, x पे डिफाइंड है और x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। देखिए x, ध्यान से सुनना कि मैंने लिखा क्या है, देखो x सच दैट, x का मतलब है कि x के ऊपर है, x क्या है, x के ऊपर है, और x बिलोंग्स टू n का मतलब है कि x जो बिलोंग कर रहा है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। अगर आप इसको ओपन करोगे तो फिर से ये इसी में आंसर आ जाएगा। अगर आप इस नीचे वाले स्टेटमेंट को, ये स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है कि जो सेट ए है वो x सच दैट x है और x बिलोंग टू नेचुरल नंबर है। अगर आप ऐसा करोगे, अगर इसको ओपन करोगे तो नेचुरल नंबर 1 2 3 ऐसे होते हैं, तो फिर से ये टेबुलर फॉर्म आ जाएगी। तो ये कौन सी फॉर्म है, ये है सेट बिल्डर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। जबकि ऊपर कौन सी फॉर्म लिखी गई है, ऊपर टेबुलर फॉर्म लिखेगी। कौन सी लिखी गई है, टेबुलर फॉर्म। नीचे लिखा गया है सेट बिल्डर फॉर्म, जबकि ऊपर कौन सी फॉर्म लिखी गई है, टेबुलर फॉर्म। तो आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कि सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि टेबुलर फॉर्म क्या होती है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। इस पे हम एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपके अंदर कोई डाउट ना रह जाए। चलिए ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ऐसे ही घुमा करके एक क्वेश्चन ऐसा ले रहा हूँ, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 1 इज लेस देन 10।
ठीक है, x इज ग्रेटर देन 1 इज लेस देन 10 और x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब बताओ ये किस फॉर्म में दिया गया है, ये जो हमको सेट दिया गया है ये एक सेट दिया गया है और ये सेट किस फॉर्म में दिया गया है, तो कहोगे सर ये दिया गया सेट बिल्डर फॉर्म में, तो मुझे कन्वर्ट किस फॉर्म में करना है, तो कहोगे सर मुझे कन्वर्ट करना है टेबुलर मेथड या टेबुलर फॉर्म में। किसमें करना है, टेबुलर मेथड या टेबुलर फॉर्म में। तो कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से देखना कह क्या रहा है, देखो वो कह रहा है x के लिए डिफाइन है, x किसके लिए डिफाइन है, x के लिए डिफाइन है। और एक बात और कही है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी लेनी है और 10 से छोटी लेनी है और नेचुरल नंबर लेना। अब हमें पता है कि नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 ऐसे होता है, लेकिन उसने कहा है 1 नहीं ले सकते, 1 से बड़ा लो, तो 1 से बड़ा नेचुरल नंबर 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है। लेकिन उसने कहा 10 से छोटा नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो 10 से छोटा नेचुरल नंबर तो 9 होता है और 1 से बड़ा नेचुरल नंबर 2 होता है। तो इसका मतलब इसका टेबुलर फॉर्म क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आया आपको? उम्मीद करता हूँ ये दोनों मेथड आपको समझ में आए होंगे। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है ये भी समझ में आया होगा और टेबुलर फॉर्म क्या होता है ये भी समझ में आया होगा। अगर कोई प्रकार का डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए कि सर हमें वहाँ पर कुछ डाउट्स रह गया था। अगर आप चाहे तो अगले नेक्स्ट वीडियो में डाल सकते हो, तो मैं जरूर आकर के आपका कमेंट अगर पढ़ूंगा तो मैं जरूर नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, इस पर मैं एक क्वेश्चन और देख सकता हूँ। ठीक है, अगर कोई डाउट आपको लग रहा है तो मैं एक क्वेश्चन और देख लेता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऊपर लिखा गया है सेट बिल्डर फॉर्म, नीचे लिखा है टेबुलर फॉर्म। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स दोनों क्या है, सेट का रिप्रेजेंटेशन ही है। ठीक है, तो मैं हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट भी करते रहिए। देखिए एक क्वेश्चन में और ले रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रैक्टिस इसीलिए आपको क्वेश्चंस की करा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मैं एक क्वेश्चन एक ले रहा हूँ 2 4 6 8 और डॉट 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 सो ऑन। अब यहाँ पर एक सीरीज लिखी और एक मतलब सेट लिखा गया है जिसका पहला नंबर 2 4 6 8 कुछ इस प्रकार सेट बनाया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो। तो ये किस फॉर्मेट में दिया गया है, ये टेबुलर फॉर्म में दिया गया। किस फॉर्म में दिया गया है, टेबुलर फॉर्म में दिया गया। इसे मुझे कन्वर्ट किस में करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा एक्स सच दैट एक्स। किसके लिए डिफाइन हो रहा है, एक्स सच दैट एक्स के लिए। अगर आप ध्यान से देखो तो 2 4 6 ये सब क्या है, इवन नंबर है कि नहीं, इवन नंबर है। अगर मैं कहूँ कि x इज ए इवन नंबर, x क्या है, इवन नंबर है, लेकिन ये इवन नंबर तो -2 भी होता है, -4 भी होता है। तो मैं इसको अच्छे से डिफाइन करने के लिए लिख सकता हूँ कि x इज एन इवन नंबर, x इज एन इवन नंबर एंड x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब समझो इसका मतलब क्या है कि x इवन नंबर है, x कैसा है, इवन नंबर है और बिलोंग किसको कर रहा है, नेचुरल नंबर को। अब ध्यान सुनना कि भाई x अगर इवन नंबर है और नेचुरल नंबर है तो भाई इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं ये स्टेटमेंट टाइप में लिखूं तो नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन उसने इवन मैंने पहले ही लिख दिया कि x इज एन इवन नंबर। तो नेचुरल नंबर के अंदर इवन नंबर कौन आते हैं, 2 4 6 8 यही तो आते हैं। तो मतलब इस टेबुलर फॉर्म को अगर मुझे देखो ये लिखने के बहुत सारे तरीके, ऐसा नहीं जैसे मैंने लिखा ऐसे लिख सकते हो, आपके पास भी कई मेथड है। आप चाहो तो किसी भी मेथड से टेबुलर फॉर्म को लिखा जा सकता है, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं नेचुरल नंबर के इवन नंबर उठा लूँ तो कुछ 2 4 6 8 ही आते हैं, इसीलिए मैंने लिख दिया x इज एन इवन नंबर और x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। आप इसको और भी कई मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सेट बिल्डर फॉर्म जैसे मैंने लिखी ऐसे ही लिखोगे। बस होता यह है कि जब सेट बिल्डर फॉर्म को सॉल्व किया जाए तो उससे निकलकर वापस यही सेट आना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब हम उसको सॉल्व कर दें सेट बिल्डर फॉर्म को तो एक नया सेट दूसरा आ रहा है, जबकि टेबुलर फॉर्म हमको ये दी थी और हमने जब टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर सेट बिल्डर फॉर्म को फिर से कन्वर्ट किया तो पता चला टेबुलर फॉर्म ही बदल गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपस में इंटर कन्वर्ट करने पर इनकी वैल्यूज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे इसको लिखना चाहते हैं। तो उम्मीद करूंगा आपको दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अगर नहीं आई हो तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए, कोई बात नहीं है। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, भी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि आपको पता है जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो ऊपर गॉड हमारी भी मदद करता है। ठीक है, अगर अब हम सोचेंगे कि नहीं हम हमारा फ़ायदा हो जाए, हमारा दोस्त पीछे रह जाए, अगर आप ऐसा सोच के चलेंगे तो आप जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। आप सबका भला के कहते हैं कर भला तो हो भला। जब आप दूसरों के लिए भला करेंगे, आप दूसरों के लिए पॉजिटिव सोचेंगे, दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो ऊपर वाला आपको अच्छा देगा। अगर आप दूसरों के लिए निगेटिव सोचेंगे तो ऊपर वाला आपको निगेटिव देगा। क्योंकि मेरा मानना है कि दुनिया तो केवल चंद दिनों की कहानी है, फिर जाके ऊपर ही सबको जाना है। तो मैं सोचता हूँ कि दूसरों की भलाई करके ज़िंदगी अगर जी जाए तो बहुत मज़ा आता है। ठीक है, चलिए वो तो बात अलग है, आपकी पर्सनल लाइफ आप कैसे जीते हैं वो मेरे कहने से कुछ नहीं होता है, लेकिन मैं कभी कभी बता रहा हूँ तो आप लोग मेरे वर्ड पे ध्यान रखिएगा। चलिए मैं अब बात करने वाला है कि समुच्चय को मैंने कैसे रिप्रेजेंट करना था। सबसे पहले मैंने बता दिया है कैसे लिखा जाएगा, वो भी बता दिया है। अब समुच्चय का टाइप देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट।
टाइप्स ऑफ सेट, क्या देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ सेट देखने वाले हैं कि कितने प्रकार के सेट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला एक सेट होता है एम्प्टी सेट। कौन सा सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट क्या होता है, एनी सेट which does not contain any element, which does not contain any element is called एम्प्टी सेट। क्या कहलाता है, एम्प्टी सेट कहलाता है। अच्छे से समझना क्या कहलाता है, एम्प्टी सेट कहलाता है। एनी सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, केवल ऐसे ही दिखावटी रूप में लिखा गया हो, उसे कहते हैं एम्प्टी सेट। जैसे मैं लिख रहा हूँ एम्प्टी सेट, मैंने एक सेट लिखा, ये बताओ मैंने इसके अंदर कोई एलिमेंट लिखा, कोई एलिमेंट नहीं लिखा, इसके अंदर मैंने कोई एलिमेंट नहीं लिखा। यानी कि एम्प्टी सेट का मतलब है कि सेट को केवल करली ब्रैकेट लिखा जाएगा, लेकिन उस करली ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखा जाएगा, इसीलिए इसे बोलते हैं एम्प्टी सेट। इसको और भी तरीका है, या तो आप करली ब्रैकेट को बना करके उसके अंदर कोई एलिमेंट ना भरे तो एम्प्टी सेट हो जाएगा, या तो आप उसके लिए फाई का इस्तेमाल कर लीजिए, वो भी क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, तो एम्प्टी सेट आपको समझ में आया क्या होता है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के बाद दूसरा सेट होता है सिंगलेट सेट। कौन सा होता है, सिंगलेट सेट। सिंगलेट सेट क्या होता है ये भी समझ लीजिए। एनी सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट, विच कंटेन any set which contain only one element is called singlet set। क्या कहलाएगा, is called सिंगलेट सेट। देखो मेरे साथ आप नोट करते रहिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एनी सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलेट सेट। यानी सिंगलेट सेट ऐसा सेट होता है जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट होता है। जैसे मैंने सेट ए लिखा, मैंने इसके अंदर एक एलिमेंट स्मॉल ए भर दिया, तो इसका मतलब है ये कैसा सेट हो गया। मान लो मैंने केवल 1 लिख दिया या मैंने इसके अंदर 2 लिख दिया, तो ये कैसा सेट है, ये एक सिंगलेट सेट है। सिंगलेट सेट को हिंदी में कहते हैं एकल समुच्चय। क्या कहते हैं, एकल समुच्चय कहते हैं। देखिए ये वीडियो मेरे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। मैं हिंदी मीडियम वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग घबराएं नहीं, ठीक है। आप लोग जब बुक पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको जब इंग्लिश में हिंदी में लिखा रहता है तो उसके बगल में ब्रैकेट में इंग्लिश में भी लिखा रहता है। मैं चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। देखिए हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन, हिंदी और इंग्लिश एक मीडियम है किसी चीज़ को समझाने के लिए, एक लैंग्वेज है। और ऐसा नहीं कि जो हिंदी वाले होते हैं वो इंग्लिश नहीं समझ सकते या इंग्लिश वाले हिंदी नहीं समझ सकते। आप कोशिश करिए, आप सब समझ में आएगा। भाषा कोई एक सक्सेस का पॉइंट नहीं है, लैंग्वेज कोई सक्सेस का पॉइंट नहीं है। लैंग्वेज एक मीडियम है किसी चीज़ को समझाने का। आप IIT के स्टूडेंट, अगर आप हिंदी में अच्छा एक्सप्लेन कर पा रहे हैं तो आप बेस्ट स्टूडेंट है। अगर आप इंग्लिश में अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप इंग्लिश में बेस्ट स्टूडेंट है। ऐसा नहीं है कि हिंदी वाला IIT नहीं कर सकता, इंग्लिश वाला ही IIT कर सकता है। ये आपकी केवल थिंकिंग है। भाषा लैंग्वेज केवल एक मीडियम है जिससे हम अपने विचारों को, थिंकिंग को क्या करते हैं, दूसरों के समक्ष रिप्रेजेंट करते हैं। तो हिंदी में भी कर सकते हैं भाई, उसको समझ में आना चाहिए कि तुम कहना क्या चाहते हो, ठीक है। तो घबराएं नहीं, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी ये चीज़ें हैं। थोड़ा मैं हिंदी में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो आप लोग घबराइए नहीं, इंग्लिश और हिंदी दोनों वाले रहेंगे क्योंकि हिंदी भाषा लैंग्वेज केवल एक मीडियम है अपने थिंकिंग को रिप्रेजेंट करने का, और कुछ नहीं है, ठीक है। बी कॉन्फिडेंटेड, डोंट वरी। जब तक मैं हूँ तब तक कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको पूरे यूट्यूब पे सारा सिलेबस फ्री में मिलने वाला है, चाहे की आप तैयारी करिए, बस आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थर्ड पॉइंट हो जाएगा फाइनाइट सेट। थर्ड क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, एनी सेट विच कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, विच कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। मतलब ऐसा कोई सेट रहेगा जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। कितने हो, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट कहने का मतलब है कि उन नंबर्स को हम क्या कर सके, काउंट कर सकें। जैसे मैं लिखने जा रहा हूँ, मैं एक सेट लिख रहा हूँ, सेट ए, ठीक है। इसके अंदर मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ ABCDE, मैंने 5 इसके अंदर क्या लिखे, एलिमेंट लिखे हैं, तो ये फाइनाइट सेट की कैटेगरी में आ गया। क्योंकि देखिए पांचों को मैं गिन सकता हूँ, 1 2 3 4 5 मैंने गिन लिए, तो ये किसकी कैटेगरी में आ गया, फाइनाइट सेट की कैटेगरी में आ गया। उसके अंदर जो एलिमेंट है वो फाइनाइट है। जैसे मैं एक सेट और लिखूँ B, जैसे मैं इसमें लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी क्या है, फाइनाइट सेट है। क्योंकि इसके नंबर को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। 1 लाख नंबर्स का सेट बना दो वो भी फाइनाइट सेट है, 2 लाख का बना दो वो भी फाइनाइट सेट है। क्योंकि मुझे पता है 2 लाख कितना होता है, 3 लाख कितना होता है, मुझे पता है 3 मिलियंस कितना होता है। तो भाई ऐसे सेट जिनके जो काउंटेबल है, जिनके बारे में कुछ फाइनाइट बातें कही गई हो, तो वो सब क्या कहलाएंगे, फाइनाइट सेट कहलाएंगे। तो सेट ए इज फाइनाइट सेट, सेट बी इज आल्सो फाइनाइट सेट बिकॉज द नंबर ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज काउंटेबल। क्या कर सकते हैं, इसको काउंट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है इनफाइनाइट सेट। क्या
क्या आता है, इनफाइनाइट सेट आता है। आप स्क्रीनशॉट फट से ले लीजिए करिए, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसीलिए हम छोटा वीडियो बनाने की कोशिश में रहते हैं। तो चौथा पार्ट हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट क्या होता है, जैसा कि आपको लग ही रहा होगा कि इनफाइनाइट सेट का मतलब है एनी सेट विच कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, मतलब उसको हम गिन ही नहीं पा रहे, इनफाइनाइट नंबर है। जैसे नेचुरल नंबर का सेट, एग्जांपल के लिए मैं लिख सकता हूँ नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर सेट क्या होता है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट नंबर तक जाता है। कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। और होल नंबर का सेट कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये सब कैसे हैं, रियल नंबर का सेट कहाँ से स्टार्ट होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी स्टार्ट होता है। तो ये सब क्या है, ये सब किसके अंदर आएंगे, इनफाइनाइट सेट के अंदर आएंगे। इनफाइनाइट सेट का मतलब होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट हम बता नहीं सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं तक रखने वाले हैं, बिकॉज लोगों मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं। आज ये मेरा जो कह सकता हूँ कि जो फर्स्ट ईयर की मैथ है उसका पहला वीडियो है, और पहला वीडियो इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ इसमें, लेकिन मैंने जो भी बताया है बिल्कुल आपके लिए सब इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला, उस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूँ सबसेट का, फिर सुपरसेट पढ़ाने वाला हूँ, फिर यूनियन इंटरसेक्शन बताने वाला हूँ। तो बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने वाले हैं, ठीक है। उसमें हम सुपरसेट बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं, पावर सेट सीखने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखने वाले हैं, बिकॉज मैं सोच रहा था कि आपको इस वीडियो में सबसेट भी पढ़ा दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि सबसेट फिर ज़्यादा हो जाएगा, फिर आप लोग कन्फ्यूजन में चले जाने लगेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो में इतना पर्याप्त है। अगर आपको वीडियो लग रही हो कि हाँ मैंने वीडियो में मेहनत की है, अगर आपको बिल्कुल लगे कि मैंने 1% भी मेहनत की है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको लगे कि मैंने वीडियो में बिल्कुल मेहनत नहीं की है, मुझे कुछ नहीं समझ में आया, तो डिसलाइक का बटन तुरंत दबा दीजिए। बिल्कुल लाइक करने की जरूरत नहीं है। देखिए मेरी मेहनत के लिए आप मुझे कुछ दीजिए ना दीजिए, बस एक लाइक दे दीजिए। मैं आपके लाइक का सहारा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए, ओनली आपसे लाइक चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके साथ आप मेरे परिवार के साथ जुड़ जाइए। मैं चैनल का अकेला मेंबर नहीं हूँ, ये चैनल नहीं एक परिवार है, ये चैनल नहीं एक परिवार है। और इस परिवार में हर एक मेंबर को जोड़िए जो इंडिया से बिलोंग करता हो। मैं नहीं कह रहा तुम फॉरेनर को जोड़ो, नहीं, बिल्कुल नहीं फॉरेनर को जोड़ो। इंडिया इतना बड़ा है, अगर आप इंडिया के हर एक मेंबर को इस चैनल से जोड़ देंगे तो एक परिवार बन जाएगा। और इस परिवार को एक साथ जब लेकर चलेंगे तो बिल्कुल एक अंदर का अलग मोटिवेशन आएगा। और चीज़ों को समझना पढ़ना, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको हर वो चीज़ प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके लिए इन लाइफ बिल्कुल नेसेसरी आपको चाहिए। मैं बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल 100% कोशिश करूंगा कि आपको सक्सेस दिलाऊं, चाहे जैसे दिलाऊं, चाहे दिन रात मेहनत करनी पड़े आपके लिए, मैं करूंगा। बस आप कुछ मत करिए, बस इस परिवार को जोड़ दीजिए, इस परिवार को बढ़ा दीजिए और इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। मैं आपके लिए और 4 गुनी मेहनत करूंगा और ज़्यादा जोश के साथ पढ़ाऊंगा, चीज़ों को और ज़्यादा हाईटेक समझाऊंगा। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, मेरे साथ बस जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद। आग लगा दी है।